नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज हम बोमल का माल सूची सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोमोल्स इन्वेंट्री अप्रोच आखिरकार होता क्या है और इसका संबंध किससे है उसको लेकर हम बात करेंगे, बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। बोमल के माल सूची जो अप्रोच है उसको लेकर एक तो सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो इन्वेंट्री अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई है। तो साथियों, इसको आप बिल्कुल सीधे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने एक ट्रिक अपना रखी है कि माल सूची का माल और बोमोल का मल मल यानी दोनों मिलते जुलते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, अपने तरीके से भी कोई अप्रोच या कोई ट्रिक लगा सकते हो जिसके माध्यम से ये आपको ध्यान में रहे कि इन्वेंट्री अप्रोच किसके द्वारा दी गई है, बोमोल के द्वारा दी गई है। आखिरकार इसका संबंध किससे है, इससे संबंधित विस्तृत चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये जो बोमोल का है वो मुद्रा की मांग, द डिमांड फॉर मनी से संबंधित है। चूँकि आपने देखा है मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, तो उसको लेकर उससे संबंधित ये अप्रोच यहाँ दी गई है। चूँकि इससे संबंधित एक अप्रोच है, क्लासिकी अप्रोच है, एक जिसकी आपने बात की है केंजीय अप्रोच में आपने देखा है केन्स मानता है कि जो मुद्रा की मांग है, डिमांड फॉर मनी है, वो तीन उद्देश्य के लिए की जाती है। एक तो लेन देन है ट्रांजैक्शन के लिए, एक प्रिकॉशनरी यानी सतर्कता के लिए, और एक सट्टा मांगने यानी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए की जाती है। और एक अप्रोच हम देख रहे हैं वो पोस्ट केंजियन अप्रोच है। पोस्ट केंजियन यानी बिल्कुल ये सिस्टम से है, क्लासिकल केंजियन और पोस्ट केंजियन। आप चाहो तो क्लासिकी और केंजियन से संबंधित भी मैं एक वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकता हूं, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पोस्ट केंजियन अप्रोच को लेकर बात की जा रही है। और साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि बोमल का जो माल सूची सिद्धांत है वो पोस्ट केंजियन अप्रोच से लेकर है। तो यहाँ से भी इस प्रकार से आप एक प्रश्न बन सकता है कि बोमोल का माल सूची सिद्धांत जो अप्रोच दी गई है वो क्या कौन सी है, तो एक पोस्ट केंजियन अप्रोच है। इसके अलावा पोस्ट केंजियन अप्रोच की बात करें तो पोस्ट केंजियन अप्रोच में दो और आते हैं, एक टोबिन का आता है, एक फ्रीडमैन का आता है। इस प्रकार तीन हो गए ये पोस्ट केंजियन अप्रोच, जो कि मुद्रा की मांग, द डिमांड फॉर मनी से लेकर है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल बोमल का जो माल सूची सिद्धांत है, इन्वेंट्री है, उसको लेकर बात करेंगे। बड़ा सीधा और बड़ा सटीक सा संबंध है माल सूची इन्वेंट्री। ठीक जिस प्रकार से कोई एक व्यवसायी होता है, एक उद्यमी होता है, एक व्यापारी होता है जो एक इन्वेंट्री रखता है, माल सूची अपने पास रखता है, माल रखता है। जैसे मान लो कि कोई व्यापारी दुकानदार है, किसी प्रकार के अपने स्टॉक के रूप में जो रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि कैसी भी स्थिति हो, डिमांड किस प्रकार की स्थिति हो, डिमांड बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में वो बड़ी आसानी से उपलब्ध करवा सके इन्वेंट्री के माध्यम से, माल सूची के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार बोमोल का भी मानना है कि एक सीधा उन्होंने माल सूची और इन्वेंट्री को लेकर बात की है, और कितनी माल सूची, कितनी इन्वेंट्री यानी कितना वह कैश के रूप में, नगद के रूप में अपने पास रखे, उसका क्या तरीका होगा, उसकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक अंतर जो कि केंजियन और पोस्ट केंजियन को लेकर है, उसमें हम, चूँकि मैंने बताया बोमोल का हम पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर बात कर रहे हैं। केंज मुद्रा की लेन देन मांग को आय के स्तर का फलन मानते थे। यानी हमने केंज में देखा है कि जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उसका आय के साथ उन्होंने उसका एक फंक्शन माना है। चूँकि साथियों यहाँ आप देखिएगा, ऊपर मैंने हिंदी में लिया है, नीचे इंग्लिश में लिया, आपको सुविधा है उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। लेन देन मांग तथा आय के बीच उसने रेखीय व समानुपाती, यानी यहाँ आप देख रहे हो लीनियर और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दोनों के बीच स्थापित की है। बोमोल का कहना है कि लेन देन मांग तथा आय में जो संबंध है वो न तो लीनियर है और न ही प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। बल्कि होता यह है कि जब आय में परिवर्तन होता है तो मुद्रा की लेन देन मांग में अनुपातिक से कम परिवर्तन होता है। साथियों, आगे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हो कि जो मुद्रा की लेन देन मांग है, जहाँ केंज ने आय के साथ संबंध स्थापित किया है, जबकि बोमोल ने ऐसा कहा है कि आय के साथ
जो यहाँ आय में परिवर्तन होता है उसकी अपेक्षाकृत हम देखें अनुपातिक से कम परिवर्तन होता है। यहाँ इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा अंतर अगर यहाँ हम देखें केंज के साथ, केंज के अनुसार लेन देन मांग है प्रमुखतः ब्याज बेलोच होती है, ठीक है, इन इलास्टिक होती है, परंतु बोमोल ने मुद्रा की लेन देन मांग की ब्याज लोचात्मक का विश्लेषण किया है। कहते हैं इलास्टिक होता है कौन, मुद्रा की मांग की ब्याज लोच के साथ, जो जहाँ इन इलास्टिक बताया है किसने, केंज ने, जबकि यहाँ बोमोल ने उसकी लोचात्मकता का यहाँ बात की है। तो ये दो मोटे रूप से अंतर है, इन्हीं को लेकर हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। आगे इसके अंतर्गत हम बात करें, बोमोल ने के विश्लेषण का आधार यह है कि फर्म या व्यक्ति, हम एक फर्म ले सकते हैं या एक इंडिविजुअल व्यक्ति ले सकते हैं, वो मुद्रा की इष्टतम माल सूची अपने पास रखता है। ये जरा ध्यान में रखिएगा, इष्टतम माल सूची, ठीक है, ऑप्टिमल इन्वेंट्री। अब ऑप्टिमल इन्वेंट्री यानी वह मुद्रा की मात्रा जो बोमोल के अनुसार ऑप्टिमल है, इष्टतम है। अब कौन सी होगी, कितनी मात्रा वो अपने पास नगद रूप में रखें, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ हम देखें कि वो बोमोल के अनुसार या तो वो नकदी शेष में यानी अपने पास कैश के रूप में, कैश बैलेंस के रूप में रखे, और दूसरा तरीका है वो बॉन्ड्स के रूप में रखेगा। यानी यहाँ मोटे रूप में आगे हम इसका अंतर भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ बोमोल ये बात मान रहा है कि एक व्यक्ति नकदी रूप और बॉन्ड्स के रूप में अपनी जो आय है उसको रखना चाहेगा। अब नकदी रूप में यानी कैश बैलेंस के रूप में वो कितना रखे और बॉन्ड्स के रूप में कितना रखे, इसका निर्धारण किस प्रकार से बोमोल ने किया है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। फर्म के नकदी शेष का मतलब मुद्रा की वह माल सूची है जिसे श्रम, कच्चे माल आदि के क्रय के बदले देने को तैयार है। कहने का तात्पर्य है कैश बैलेंस वो इसलिए रखता है क्योंकि एक व्यापारी है, एक फर्म्स है, वो लेबर है या जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, या किसी प्रकार का अन्य किसी प्रकार के जो खर्च किए जा रहे हैं उनको परचेज किया जाता है, क्योंकि लेबर की भी आवश्यकता होती है, उसको रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता होती है, उसके लिए वो एक फर्म अपने पास नगद शेष रखती है। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा हम देखिए जो बॉन्ड है, बॉन्ड्स इसलिए रखता है क्योंकि बॉन्ड से उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। ये टाइपिंग त्रुटि उस पर थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। तो यहाँ दो बात निकल कर आ रही है कि नकदी कैश बैलेंस के रूप में इसलिए रख रहा है क्योंकि उसको विभिन्न प्रकार के, हमारे एक इंडिविजुअल की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, तो वो भी क्या होता है कि जो आय है, इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसमें अंतर होता है, क्योंकि आय एक निश्चित समय पर प्राप्त होती है लेकिन हमारा जो व्यय है, खर्चा है, वो हमेशा होता है। इसलिए एक व्यक्ति अपने पास कैश के रूप में रखता, बैलेंस के रूप में रखता। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक फर्म्स की लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ दूसरा तरीका था बॉन्ड, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा नकदी शेष को रखने में ब्याज लागतें और गैर ब्याज लागतें, नॉन इंटरेस्ट लागतें सम्मिलित होती है। यानी बॉन्ड्स के रूप में रखे और नकदी कैश बैलेंस को लेकर बात करें तो हम देखेंगे या तो ब्याज लागत के रूप में या नॉन इंटरेस्ट यानी गैर ब्याज लागत के रूप में। आखिरकार इस कैश बैलेंस का इस इंटरेस्ट कॉस्ट और नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है उसको लेकर बात, बड़ा सरल सा रूप है उस, यानी यहाँ हम बात करें बोमोल ने एक इष्टतम माल सूची की बात की गई है। इष्टतम माल सूची को कितना रखा जाए उसके लिए हमें ये समझना होगा कि एक नकदी शेष के रूप में कैश बैलेंस के रूप में रखता है, बॉन्ड्स के रूप में रखता है। बॉन्ड्स कैश के रूप में इसलिए रखता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के उसके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उनको जैसे आप लेबर के रूप में वो यूज करता है या रॉ मटेरियल के रूप में। दूसरा हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में अपना पैसा इसलिए रखता है क्योंकि उससे वो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम देखें कि जो ब्याज लागत है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत के रूप में होती है, क्योंकि जब कोई फर्म लेन देन के लिए नकदी रखती है तो उसे ब्याज आय छोड़नी पड़ती है।
कहने का तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति अपने पास कैश के रूप में रखता है तो क्या वो बॉन्ड्स के रूप में रखता तो उसे क्या प्राप्त होता, ब्याज प्राप्त होता, इंटरेस्ट प्राप्त होता, तो वो उसको छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से इंटरेस्ट कॉस्ट एक प्रकार से क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। और इसलिए है क्योंकि उसको नगद रूप में, कैश के रूप में रख रहा है। आवश्यकता तो है उसको, लेबर को परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए उसको रखना तो पड़ता है, परंतु उसको जो ब्याज लागत के रूप में जहाँ वो बॉन्ड्स में लगाता था वो उसको छोड़ना पड़ रहा है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और गैर ब्याज लागत, नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, उसमें आप देखोगे आपका जो बॉन्ड्स है उस बॉन्ड्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि आज तो हम देखें कि ये ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन हो रहा है, बैंक्स वगैरह की सुविधाएं हैं, लेकिन ये जो बोमोल्स मॉडल दिया गया उस समय इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, इसलिए ये उस समय का है, उस समय को लेकर बात कर रहा है। इसलिए हमें ये सिद्धांत, ये जो थ्योरी है वो पढ़नी तो पड़ रही है, क्योंकि ये उस परिदृश्य, उस समय को लेकर बात कर रहा है। क्योंकि उस समय हमें क्या होता था कि नकदी को बॉन्ड्स में बदलने के लिए बैंक्स के पास, या बॉन्ड्स को वापस कैश में बदलने के लिए जिस प्रकार की बीच में मान लो कि जो दलाली है या जो डाकवे है ना, पोस्टेज का जो खर्चा आ रहा है, या एक प्रकार से जो रिकॉर्ड्स है या बैंक के जो भी है जो खर्चे हैं वो आते थे, उनको आप देखोगे वो है नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपके के में शामिल है। दलाली वगैरह है, डाकवे है, ये खाता भी है। साथियों मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, आपको किसी प्रकार की भाषा संबंधी दिक्कत आए तो आप बिल्कुल बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हो। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक तो हो गई आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई, एक हो गई नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई। आप समझ रहे होंगे कि बॉन्ड्स को कैश में और कैश को बॉन्ड्स में जो खर्चा आ रहा है बदलने में, उसको आप किसके अंतर्गत लेंगे, नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट के अंतर्गत लेंगे। यहाँ देखिएगा इस जो नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको यहाँ हम बी से इसको डोनेट कर रहे हैं, बी से इसको दर्शाया जा रहा है। आगे आप ध्यान में रखिएगा ये बी क्या चीज़ है, ये इसके अंतर्गत नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल है, इसको इससे दर्शाया जा रहा है। और आर यहाँ आप देख रहे हो इसके अंतर्गत जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है यानी ब्याज है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ब्याज को इस आर से दर्शाया गया है और इसको बी से दर्शाया गया है। इस बात को भी आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। यहाँ थोड़ा आप एक एग्जाम्पल के आधार पर हम बात करने जा रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो फर्म है उसकी जो वार्षिक आय है उसको वाई से दर्शाया गया है, और यहाँ उदाहरण के रूप में यहाँ मान लो कि ये $1200 है या $12,000 भी बना सकते हो, इसको 12,000 कर लीजिएगा या 1200 कर लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसको जो इनकम को है उसको वाई से दर्शाया गया है। और के है वो बॉन्ड्स को बेचने से निकाली गई राशि है, यानी के यानी आप देखोगे कि हमने बैंक में जो पैसा है उसको अगर हम बॉन्ड्स को वापस कैश के रूप में ले रहे हैं उसको के से दर्शाया गया है। वाई आय है, के एक तरह से कैश राशि आप देख लीजिए, नगद राशि देख लीजिए, या हम यूँ देख लें कि बॉन्ड्स को वापस कैश में बदल रहे हैं या कैश के रूप में जो राशि रख रहे हैं वो के से आप इसको मान सकते हो। आगे हम एग्जाम्पल के रूप में बिल्कुल बात करेंगे। आगे हम देखें, एक होता है औसत नकदी धारण या निकास, एवरेज कैश होल्डिंग या विड्रॉल। ये यहाँ उसने लिया है K/2, यानी जो कैश राशि है के है या बॉन्ड्स को हमने कैश में बदला है उसका हाफ एक K/2 वो है औसत नकदी धारण निकास। इस बात को आप बिल्कुल हम समझेंगे। जैसे यहाँ एक डायग्राम में आप देखिएगा, ये आपकी मतलब टी समय है, टी हमने 12 महीना लिए, 12 मंथ लिए हैं, और ये वाई हमारा मान लीजिए यहाँ ऊपर $12,000, यहाँ मैंने $12,000 ले लिया, 1200 ले, एक ही बात, कोई बात नहीं है। अब इतना उसके पास इनकम है तो उस इनकम को अगर वो एक बार ही
मान लीजिए कैश के रूप में, मान लो उसकी इनकम $12,000 प्राप्त हुई, सीधा का सीधा उसने पूरा का पूरा एक बार गया और उसने किस में बदल लिया, कैश के रूप में बदल दिया। ठीक है, यानी इसका मतलब उसका जो औसत नकदी धारण है, एवरेज कैश होल्डिंग, उसका हाफ होगा। यानी यहाँ आप देखोगे क्योंकि उसने एक बार में ही 12,000 को किस में बदल दिया, के में बदल दिया, यानी पूरा कैश में ले लिया। तो इसका औसत नकदी धारण क्या होगा, 12,000/2, यानी यहाँ वाई बराबर के हो गया दोनों, है ना। तो यहाँ ये 6,000 इसका औसत नकदी धारण हो गया। दूसरा आप देखें कि वो इस प्रकार, इस पहली स्थिति में हम देखेंगे कि वो एक बार में ही होता है। अगर वो 2 बार में करें, क्योंकि यहाँ 6 माह है, यानी उसका 6,000 रुपये तो उसने किस में बदल दिया, कैश में बदल दिया, और बाकी 6,000 उसको किस में बदल दिया, बॉन्ड्स में डाल दिया। तो 6 माह बाद में उसको भी क्या कर दिया, वापस कैश में बदल दिया। यानी प्रारंभिक स्थिति हम देखें, यहाँ इस स्थिति को देखें तो यहाँ उसने क्या किया कि 12,000 का 6,000 रुपये उसने कैश में बदल दिया, 6,000 उसने क्या रख दिया, बॉन्ड्स में रख दिया। फिर 6 महीने बाद उसको क्या करेगा, वापस जो बॉन्ड्स है उसको क्या करेगा, 6,000 कैश के रूप में यहाँ बदल देगा। तो वो कहाँ तक चलेगा, इस 12 महीने तक। तो उसका ट्रांजैक्शन कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया ये ना, 2 बार। पहली बार किया उसने 12,000 का 6,000 रुपये तो कैश में बदल दिया, ये मैंने ऊपर दर्शाया है, और 6,000 किस में डाल दिया, बॉन्ड्स के रूप में। तो 6 महीने बाद में जो 6,000 बॉन्ड्स के रूप में डाले थे उनको वापस कैश में बदल देगा। तो इस प्रकार उसकी औसत नकदी धारण कितनी हो गई, 6,000/2, यानी K/2 हो गई। आप समझ पा रहे होंगे, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ उसका जो ट्रांजैक्शन है वो 2 बार गया। पहली बार क्या किया, जब उसको नगद राशि मिली उसमें उसने 12,000 में 6,000 रुपये कैश के रूप में रख दिया और 6,000 रुपये बॉन्ड्स के रूप में। अब उस बॉन्ड्स का वो 6 महीने तक क्या लेगा, उसका ब्याज यहाँ प्राप्त करेगा। आगे हम और देखें, तीसरी स्थिति और हो सकती है। अब वो यहाँ देखें कि 4-4 महीने के हिसाब से रख रहा है, तो वो अब यहाँ क्या करेगा, आप यहाँ देखिए स्थिति को कि उसने क्या किया कि 4,000 किस में बदल दिए उसने, कैश में। यानी 12,000 रुपये उसके खाते में आई, उसमें 4,000 रुपये उसने कैश में बदल दिए और 8,000 क्या किया उसने, बॉन्ड्स के रूप में डाल दिया। उन 8,000 का आगे वापस 4 महीने बाद में उसने क्या किया कि 4,000 कैश में बदल दिया और बचा 4,000 क्या रहेगा, बॉन्ड्स के रूप में रहेगा। और फिर 8वें महीने में उसने क्या किया, वो 4,000 राशि वापस निकाल ली। क्योंकि अब यहाँ आप देखोगे कि प्रारंभ में उसने क्या किया, 12,000 में 4,000 क्या करेगा, वो कैश के रूप में ले लिया और बॉन्ड्स के रूप में 8,000 दे दिया। तो 8,000 के 4,000 तक यहाँ आप देखो, यहाँ वापस उसने 4,000 रुपये क्या कर लिए, 8,000 में से कैश के रूप में ले लिए, से 4,000 का आ गया 8 महीने में। तो इस प्रकार उसका ट्रांजैक्शन कितनी बार वो गया बैंक में, एक तो पहली बार यहाँ गया, फिर दूसरी बार यहाँ गया और तीसरी बार यहाँ गया। अब इसकी औसत नकदी धारण क्या होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, K/2, यानी 4,000/2। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो बोमल है उसने औसत नकदी धारण है, एवरेज कैश होल्डिंग विड्रॉल है, वो कितना माना है, K/2 है। तो इस प्रकार बड़ा सरल सा है, इसको आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार उसने कुछ राशि कैश के रूप में रख रहा है और कुछ राशि वो बॉन्ड्स के रूप में रख रहा है। जैसे प्रारंभ में हम देखें, 4,000 रुपये उसने कैश के रूप में रखे और 8,000 बॉन्ड्स के रूप में रखा। तो इन 8,000 का 4 महीने तक ब्याज मिला उसको। अब उस 8,000 में से 4,000 उसने वापस कैश में बदल दिए और 4,000 बॉन्ड्स के रूप में। तो वापस 4 महीने के लिए उसको 4,000 का क्या मिला है, ब्याज मिला है बॉन्ड्स के रूप में, और आगे 8 महीने में उसको वापस कैश में बदल लिया है। क्योंकि कैश में क्यों रख रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया, फर्म को विभिन्न प्रकार के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए वो अपने पास इस चीज़ को रख रही है। तो इस प्रकार आप देखोगे नकदी शेष रखने की जो ब्याज लागत है, कॉस्ट कितनी आ रही है, बड़ा सरल सा है। आपने देखा कि मैंने शुरू में बताया कि जो आपकी ब्याज लागत है, कैश को रखने की जो कॉस्ट है उसको R से दर्शाया है, और मल्टीपल क्या करेंगे, K/2, क्योंकि औसत नकदी धारण निकास कितना लिया है, K/2 लिया है। तो इस प्रकार नकदी शेष रखने की जो टोटल लागत आएगी वो R ×
2 आ गई। समझ गए बात, R गुणा K अपॉन 2 आ गई, है ना। तो इस प्रकार हमारी नकदी शेष रखने की जो ब्याज लागत है, कॉस्ट है, जिस प्रकार आपने एक कीमत रेखा, आपने जो प्राइस लाइन पढ़ी है उसकी जो समीकरण है, उसका इक्वेशन है, आपने देखा होगा कि दो कमोडिटी इस प्रकार वर्ष भर के अंतराल में निकाली गई राशि। क्योंकि यहाँ हम देखें, तीसरी चीज़ यहाँ हम देखें तो हमने क्या किया, कितनी कितनी निकाल रहा है, 4000 के रूप में निकाल रहा है। तो 4000 के रूप में यहाँ निकाल रहा है, पहली बार निकाला, दूसरी बार निकाला, तीसरी बार निकाला। तो इस प्रकार आप देखोगे कि वो कितनी बार निकाल रहा है, तो वाई अपॉन के, वाई कितनी है, टोटल इनकम टोटल कितनी है, 12000 है। के क्या है, जो हम कैश के रूप में रख रहे हैं, तो कितनी रख रहे हैं, 4000 रख रहे हैं। तो कितनी बार उसको बैंक में जाना पड़ा, तो 12000 बटे 4000, यानी कितनी बार जाना पड़ा उसको। आप यहाँ इसको सही कर सोल्व करेंगे तो 3 आएगा, 3 बार जाना पड़ा। तो 3 बार जाने का उसको खर्चा आता है, और उसको हमने बताया था गैर ब्याज लागत, नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट के रूप में बताया था। और उसको हमने किससे दर्शाया था, बी से, यानी बी एक अनुपात में खर्चा आ रहा है। तो 3 बार गया तो बी गुणा 3, यानी 3 का मतलब वाई अपॉन के। तो एक खर्चा तो उसका ब्याज लागत के रूप में आ गया, और दूसरा खर्चा किसके रूप में आ गया, जो गैर ब्याज लागत है, नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि वो कितनी बार गया है, यहाँ पूछा जाए तो वाई अपॉन के, तो कितने बार, टोटल इनकम कितनी है, 12000, और वो यहाँ 2 बार, पहली बार 6000 रुपये निकाले थे, दूसरी बार कितने निकाले, 6000। तो 6000 यानी 2 बार गया। एक तो प्रारंभ में गया कि उसकी टोटल इनकम 12000 आई, 12000 में वो 6000 रुपये कैश के रूप में रखे, 6000 बॉन्ड के रूप में रखे, और 6 महीने बाद दोबारा गया, वो उस 6000 बॉन्ड राशि को उसने कैश में बदल दिया है। तो इस प्रकार ये आप यहाँ 2 टाइम है, और यहाँ एक ही टाइम है, पहले वाले डायग्राम को आप देखोगे। तो इस प्रकार से आप एक ये दोनों जो कॉस्ट है, एक इंटरेस्ट कॉस्ट है और आपकी गैर नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है, उनको आप जान गए होंगे। हम लेन देन की कुल लागत को एक इक्वेशन यानी समीकरण के रूप में यहाँ समझ रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से समझेंगे, यहाँ ये सी है, कुल लागत का समीकरण के रूप में यहाँ सी को लिया है, और पूर्व में हमने बात की है जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको लेकर आर इंटू के अपॉन 2 है, वहीं से हमने इसको लिया है। और नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है जिसको हमने बी इंटू वाई अपॉन के से दर्शाया है, जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की है, वहीं से इनको प्लस के रूप में लिया है। जिस प्रकार से हमने ये देखा, जो कीमत लाइन है, जैसे आपने उपयोगिता यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ा है, वहाँ हम कीमत लाइन का जो इक्वेशन प्राप्त करते हैं 2 कमोडिटी लेकर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ उसको लिया है। अब यहाँ हम देखें के का जो केस के रूप में फर्म रख रही है, एक इंडिविजुअल रख रहा है, उसका इष्टतम ऑप्टिमल मूल्य वह होगा जहाँ कुल माल सूची की लागत है वो क्या हो, न्यूनतम हो, मिनिमम हो। वो अपने पास जो कैश के रूप में रख रहा है, वो इन्वेंट्री के रूप में रख रहा है, वो उसकी कॉस्ट क्या आए, न्यूनतम आए। अब न्यूनतम और अधिकतम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ हम सी का के सापेक्ष, क्योंकि हम कैश को हम न्यूनतम, उसकी कॉस्ट को न्यूनतम करना चाह रहे हैं, इसलिए के सापेक्ष अवकलन किया है। तो यहाँ हम देखेंगे ऊपर वाले समीकरण का हम के सापेक्ष अगर अवकलन किया, एक आया तो एक आएगा। तो यहाँ आप के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक आएगा, और यहाँ क्या प्राप्त होगा, फिर आर अपॉन 2 प्राप्त होगा। इसका हम देखें कि इसका किस प्रकार से होगा। ये हमारे पास है बी वाई अपॉन के नीचे है, तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, वाई के की पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब इसका अवकलन क्या करेंगे, वो करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा बी वाई के, और पावर में से क्या माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, बी वाई और के की पावर कितनी हो जाएगी, -2 प्राप्त होगी। अब के की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, जैसा यहाँ हम देख रहे हैं। तो क्या प्राप्त होगा हमारा, ये यहाँ देखिएगा, ये क्या प्राप्त होगा, -बी वाई अपॉन के स्क्वायर है। ये हमारा जहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ ये वाला वो हमारा यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 इक्वल टू बी वाई
अपॉन के स्क्वायर, ये माइनस का इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और के स्क्वायर को इधर ले गए, आर को इधर ले गए, तो आर यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, के स्क्वायर इधर चला जाएगा, और इसको सरल करेंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, के बराबर √2BY अपॉन आर है। तो ये आपका जो रूट जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो जो बोमोल की पूछी जाती है वो ये प्राप्त हुई है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, इस समीकरण को भी पूछा जा सकता है, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये समीकरण हमें क्या बता रहा है उसको आप देखिएगा कि यहाँ हम देखें कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि दलाली बढ़ जाएगी तो निकासों की संख्या कम हो जाएगी। जैसा कि दलाली वाला है वो हमने देखा एक प्रकार से नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट के अंतर्गत आ रहा है, और उसको हमने किससे दर्शाया, बी से दर्शाया था। किससे दर्शाया था, बी से दर्शाया था। यहाँ ये बी है, बी ऊपर है और के यहाँ है, तो ऊपर है इसका मतलब दोनों में सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में, बी बढ़ेगा के बढ़ेगा। बी का मतलब है जो नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, यानी बॉन्ड्स को कैश में बदलने का और कैश को बॉन्ड्स में बदलने की जो कॉस्ट आ रही है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति या फर्म है वो कैश के रूप में ज़्यादा रखेगा, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ रहा है, उसको आने जाने का है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो भी है उसको, वो अगर बढ़ गया तो वो कैश के रूप में ज़्यादा रखेगा, क्योंकि बार बार वो बैंक के चक्कर नहीं काटेगा। दूसरा हम देखेंगे आर है वो नीचे है और के ऊपर है, तो यहाँ इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। आर बढ़ेगा तो कैश के है वो कम होगा, और आर घटेगा तो के बढ़ेगा। इंटरेस्ट है ये, अगर बॉन्ड से मिलने वाली जो ब्याज की दर है वो ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से एक फर्म है वो कैश के रूप में क्या रखेगी, कम रखेगी। तो यही बात यहाँ दर्शाई जा रही है। दूसरी ओर यदि बॉन्ड में ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो फर्म के लिए बॉन्ड में निवेश करना अधिक लाभदायक होगा और इष्टतम नकदी शेष अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। इसका उल्टा भी सही है। तो ये एक प्रकार से जो इक्वेशन है उसको आप ध्यान में रखिएगा, बड़ा सरल है। हमने जो इक्वेशन तैयार की सी के बराबर, उसका डिफरेंशियल किया के सापेक्ष और उसको सोल्व किया, और ये हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। आगे हम देखते हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि आय के अधिक ऊंचे स्तर पर लेन देन और की औसत लागत अर्थात दलाली है वो कम होगी, क्योंकि ज़्यादा आय होगी तो उसकी लेन देन की लागत क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आय को हम बदल रहे हैं तो उसके अनुपात में खर्चा कम आता है। ज्यों ज्यों आय बढ़ती है त्यों त्यों मुद्रा की लेन देन मांग भी हमें पता है कि क्या होगी, बढ़ेगी, और यह वृद्धि आय में वृद्धि की अपेक्षा कम मात्रा में होगी। यदि आय को 4 गुना बढ़ाएंगे तो इष्टतम लेन देन के शेष केवल 2 गुना होगा, क्योंकि आय को अंडर के अंदर ले रखा। आपने इक्वेशन देखी है, पीछे वाली समीकरण देखा है उसको, वाई में अगर उसको 4 गुना होगा तो अंडर का हाफ क्या होगा, 2 होगा। इसलिए बोमोल द्वारा मुद्रा की मांग की जो आयलोच है वो कितनी है, आधी मानी जाती है, वेरी मोस्ट है। इसको ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जाता है 1/2 है इनकम इलास्टिसिटी, ये है वो 1/2 है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसलिए जिस अनुपात में आय बढ़ेगी मुद्रा की मांग उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 1/2 है। ऐसा पैमाने की वस्तुओं के कारण भी होता है, और आय में वृद्धि होने के कारण जब लेन देन में लगाई गई मुद्रा की राशि है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो पैमानों की बचतें बॉन्ड में अधिक निवेश की प्रोत्साहन होगी। मुद्रा की मांग इस स्टोक सिद्धांत में बोमल इस बात पर बल देता है कि मुद्रा की वास्तविक शेष के लिए मांग होती है। इसे वर्ष भर औसत नकदी धारणों का मूल्य यानी k/2, क्योंकि अब बोमोल को हमने शुरू में देखा कि औसत नकदी धारण कितना है, k/2 है। तो वास्तविक शेष की मांग किस प्रकार से यहाँ दर्शाई गई है उसको देखिएगा। तो ये डिमांड है और ये P है जो आपका प्राइस लेवल है, कीमत स्तर को दर्शा रहा है, और ये है औसत नकदी धारण k/2 है। यानी इसको आप एक इक्वेशन के रूप में ले रहा है ये बोमोल, है ना। ये डिमांड है, और इधर हम देखें कि 1/2 और k का मान कितना है, √2BY अपॉन R हमने ऊपर लिया है। तो इस प्रकार ये P प्राइस लाइन है, प्राइस लेवल है, कीमत इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, 1/2 √2BY अपॉन R इंटू P है। तो इस प्रकार ये एक इक्वेशन और है, इस समीकरण को भी आप में ध्यान में रखना। अब डिमांड का B के साथ कैसा रिलेशन है, ऊपर की तरफ है तो आपका डायरेक्ट रिलेशन है, B बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। Y के साथ भी डायरेक्ट है, लेकिन R के साथ कैसा है, रिवर्स है ना, उल्टा रिलेशन है। और P कीमत लेवल के साथ भी कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो अंडरूट की जो इक्वेशन है शुरू में हमने देखी उसको आप पूरा ध्यान में रखिएगा। आगे हम इसमें ध्यान में देखें, यहाँ हम
क्लासिकल और केंजीय जो है उनकी भूमूल के साथ आप एक प्रकार से उनका तुलना करेंगे, कौन सी ठीक है इनमें। हम सबसे पहले हम बात करें, पहला देखें कि मुद्रा का नकदी शेष परिणाम सिद्धांत ये मान्यता लेकर चलता है, यानी क्लासिकल की बात की जा रही है, उसमें लेन देन मांग और आय स्तर में रेखीय लाइनर और समानुपातिक प्रोपोर्शनल संबंध रिलेशन दर्शाया है। बोमल ने स्पष्ट किया है कि ये संबंध मानना सही नहीं है। निसंदेह ये सच है कि जब आय बढ़ती है तो लेन देन मांग बढ़ती है, परंतु नकदी प्रबंध में बेईमानों की बचत के कारण ये मांग आय की अपेक्षा कम अनुपात में बढ़ती है। इसका मतलब रेखीय जो समानुपाती संबंध है वो इसके अंतर्गत नहीं होता। एक बात तो ये लेकर बात कर रहा है। दूसरी हम स्थिति देखें कि बोमोल के सिद्धांत की एक श्रेष्ठता यह भी है कि केन्ज का मानना है कि मुद्रा की लेन देन मांग है वो ब्याज बेलोच होती है, इनइलास्टिक होती है। वह बोमोल ने सिद्ध किया कि मुद्रा की लेन देन मांग ब्याज लोचात्मक है, जिसकी हमने बात की है कि ब्याज के साथ भी के का रिलेशन है। तीसरा इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि बोमोल का सिद्धांत वास्तविक शेष के लिए लेन देन मांग का विश्लेषण करता है, परिणामतः मुद्रा भ्रांति है वो नहीं यहाँ उत्पन्न होती है। और एक और चीज़ हम देखें, बोमोल का माल सूची विषयक सिद्धांत दृष्टिकोण क्लासिकल और केन्ज के दोनों ही दृष्टिकोण से इसलिए भी श्रेष्ठ है कि यह परिसंपत्तियों और उनकी ब्याज गैर ब्याज लागत, हमने देखा ना ब्याज कॉस्ट नॉन इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमने देखी है, को ध्यान में रखकर मुद्रा की लेन देन मांग को पूंजी सिद्धांत में इकट्ठा किया है। तो इस प्रकार हम देखें कि क्लासिकल और केन्ज की तुलना करें, कंपैरिजन करें तो बोमोल का सिद्धांत इनमें इनसे अच्छा बताया गया। तो इस प्रकार हमने बोमोल के सिद्धांत की एक विस्तृत चर्चा की है। आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको क्लासिकल और केन्ज का भी अप्रोच इसमें पढ़ना है तो उसको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम टोबिन को और फ्रीडमैन को लेकर आएंगे। आपके कमेंट का जरूर इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।